दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 12 तारीख की रात को जब मनोज यादव को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और जब मीडिया में पता चला था कि किन धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया, तभी हमारे साथ बैठे विद्वान वकील और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने कहा था कि ये मामला कोर्ट में टिकेगा नहीं और उनको जमानत मिलनी तय। लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया भाई, सरकार से धन मिलना है, सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाला प्रवक्ता गिरफ्तार हुआ है, तो क्या क्या हेडलाइन बनी कि आबरू लूटने वाला SC ST एक्ट में गिरफ्तार महिला की। भाई ये हेडलाइन देखकर मैं भी अचरज में रह गया। मैंने विवेक पांडे जी से उसी दिन बात की। विवेक पांडे जी, आज बाराबंकी की जिला अदालत ने मनोज यादव जी को जमानत दे दी। जिस दिन FIR सामने आई तो आपने बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे, तो जरा ये बताइए कि जमानत मिल गई है, कब तक बेल बॉन्ड होगा, कब तक मनोज यादव वापस आएंगे, और प्लस इस मामले में क्या क्या बहस हुई, क्या आपके लोगों ने कहा और क्या विरोधी पक्ष ने सरकार की तरफ से क्या कहा? देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय है, हर्ष का विषय है, समाजवादी पार्टी की जीत का विषय है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सीधे संदेश का भी विषय है कि कैसे प्रशासन और सरकार के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरुद्ध न्यायपालिका अभी भी सजीव रूप से खड़ी है। न्यायाधीश नीतीश कुमार जी ने जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन मनोज यादव जी के जो हमारे अधिवक्ता सभा के संत शरण यादव जी, संजय बाबा जी हैं, उन्होंने अदालत में पुरजोर तरीके से जिन पक्षों को जिस तरीके से रखा, कोर्ट ने सबसे पहले पुलिस को जमानत याचिका पे प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट। संत शरण यादव जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई में CEO सदर सौरभ श्रीवास्तव भी न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि कुछ मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन अभी शेष है और विवेचना जारी है। पुलिस की ओर से आरोपी के रिमांड को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। स्टेट चाह रहा था कि यह रिमांड अभी बढ़े, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया था विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और जिस प्रकार से पुलिस उस अतिरिक्त समय को मांग रही थी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए, न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 3 दिन की रिमांड स्वीकृत की थी। कोर्ट ने यह कहा था पूर्ण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में लंबी रिमांड उचित नहीं है और पुलिस की कमजोर जांच प्रक्रिया को देखते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत को ग्रांट किया है। चूंकि पुलिस क्या बिंदु आप लोगों ने रखा जिससे कि जज साहब को लगा कि मनोज जी को जमानत दे देनी चाहिए? कोई मेरी एक सपा के लीगल सेल के वकील से बात हुई थी, अध्यक्ष हैं सिकंदर यादव जी, उन्होंने कहा कि 161 और 164 के बयानों में अंतर था। जरा उसको समझाइए हमारे दर्शकों को। मैं बता रहा हूं, दोनों बातें आनी चाहिए। कोर्ट में पहले जो हुआ मैं उसको स्पष्ट कर दूं। जो प्रार्थना पत्र हमने दाखिल किया था उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि ये राजनीतिक प्रारूप में पूरी तरह से फैब्रिकेटेड FIR है और ये पूरी रणनीति के साथ तैयार किया गया एक मामला है। हमने ये बताया कि मनोज यादव जी 12 फरवरी की शाम को अपने घर से निकले थे, लखनऊ में निमंत्रण जाने की बात को करके तिलक में जा रहे थे वो किसी के, और उनकी लोकेशन BBD लखनऊ क्षेत्र में शाम 4:25 बजे से रात 7 बजे तक की पाई गई और उसके बाद वो लोकेशन बाराबंकी दिखाई जाती है। ये बात सामने आई है कि वास्तविक तिथि में गिरफ्तारी के और दर्ज तिथि में अंतर था। पुलिस ने जो गिरफ्तारी की और जो वास्तविक स्थिति थी CDR के अनुसार, ये गिरफ्तारी के समय और उसकी टाइमिंग में भी अंतर था, जिसको लेकर के पुलिसिया कार्रवाई पे पूरी तरह से सवाल खड़े हुए। पहली बात। दूसरी बात यह कि थाना क्षेत्र से मात्र 2 किलो थाना क्षेत्र जो घटना स्थल है वो थाना क्षेत्र से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद भी 3-4 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3-4 महीने के बाद घटना उसको याद आई कि 3-4 महीने पहले मेरे साथ घटना हुई थी, वो भी चौराहे पे हुई थी, जो कोर्ट के सामने रखी गई बात।
चौराहे पे जनरली वो भीड़ भाड़ का व्यस्ततम इलाका है, जिस जगह की बात पीड़िता ने बताई है अपने प्रार्थना पत्र में। और घटना स्थल चौराहे को बताने के बाद कोर्ट ने जब पूछा कि ये भीड़ भाड़ स्थल दिन का समय था, कितने लोग थे, क्या, इसका कोई स्पष्ट जवाब ना पुलिस दे पाई ना पीड़िता दे पाई। कोई भी घटना भीड़ के सामने इस प्रकार की घटित होना कि महिला को आप वहां पे इंसल्ट कर रहे हैं, चाहे उसके साथ बदसलूकी हो रही हो, छेड़छाड़ हो रही हो जनता के सामने, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, और जनता में इसको किसी ने नहीं देखा। कोर्ट को भी इस पे संशय प्रतीत हुआ और स्वतंत्र साक्षी भी किसी को प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि वहां पे प्रत्यक्षदर्शी के रूप में बयान किसी ने दर्ज कराया हो। तो विभिन्न धाराओं के आरोप में जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में आरोप पत्र था, पुलिस के माध्यम से दाखिल किया गया, जो एफआईआर लाई गई, उसमें जो धाराएं थी वो पर्याप्त आधार के बदली गई थी, ये न्यायालय को उचित प्रतीत हुआ और इसीलिए गुणदोष पे टिप्पणी किए बिना, मामले ने तथ्यों को देखा, गुणदोष पे टिप्पणी किए बिना जमानत याचिका सीधे स्वीकार कर ली। अब ये है कि मंडे को बेल बॉन्ड फाइल होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मंगलवार तक, अगर सोमवार को सेम डे वेरिफिकेशन अगर पूरा हो जाता है तो रिहाई भेज दी जाएगी। अदरवाइज ये मंगलवार हम मान के चल रहे हैं कि मंगलवार तक मनोज यादव भैया हम लोग के सबके बीच में होंगे। तो जो आप पहले दिन कह रहे थे, जब हमने आपसे बात की थी, आप कह कुछ नेटवर्क इशू है जी। अभी तो जमानत मिली, अभी तो मुझे लगता मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, तो कुछ नेटवर्क इशू है। नहीं, अभी तो जमानत हुई है ना, को केस तो अभी चलेगा ना। नहीं ठीक है, जमानत हो गई है, अब वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, जमानत मिल गई है। जमानत किस आधार पे दी गई है, चूंकि अभी आदेश हमारे हाथ में आया नहीं था, चूंकि वो अभी उस पर हस्ताक्षर बाकी हैं। लेकिन ये मामला चूंकि कोर्ट में पता किया गया तो पता चला कि जमानत ग्रांट कर ली गई है। और अब ये देखना है कि जमानत प्रार्थना, जो जमानत पत्र है, उस पर क्या शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं। जो शर्तें लगाई गई हैं उनका पालन किया जाएगा, उसके अनुसार फिर पुलिस अपनी जांच करेगी, विवेचना करेगी और उसके बाद फिर वो चार्जशीट फाइल करे पुलिस अपनी। फिर उस चार्जशीट को हम देखेंगे कि किस स्तर पे चार्जशीट पे क्या आधार पुलिस लेकर के आ रही है, क्या आरोप बना करके ला रही है, क्योंकि चूंकि ये प्रथम दृष्टया ही ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड साबित हो चुका है। तो अब पुलिस जबरिया कोई मामला बना करके लाती है, तो अगर मामला फैब्रिकेटेड है तो हम उसको 482 में चार्जशीट को चैलेंज करेंगे क्वेश्चन के लिए। तो अभी हमारे पास पर्याप्त आधार है, पर्याप्त हमारे पास विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए हमारे रास्ते खुले हुए हैं। हम एफआईआर क्वैशिंग में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखने की बात है कि पुलिस किस आधार पर विवेचना आगे प्रचलित करती है, उसके अनुरूप हम आगे पूरे अपने अधिवक्ता समाज और अपने वरिष्ठ जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे पूरी तरह से निर्णय बैठ करके चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। और मनोज यादव जी किस तरीके से इस केस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मामला सीधे उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनके बिना अनुमति के कुछ भी करना, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। तो देखते हैं, पहले मंगलवार को उनको रिहा होने देते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। 161 और 164 के बयान की बात बोल रहे थे आपकी पार्टी के लीगल सभा के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, 161 और 164 पे विभेद यह है कि जो पुलिस ने बयान लिया उसमें यह बताया गया कि मनोज यादव जी ने शील भंग करने का या छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, और जो उम्र उसमें पीड़िता ने बताई है वो 164 के बयान में उम्र में अंतर है। पहली बात, उम्र में विभेद है। दूसरी बात है कि कहीं भी छेड़छाड़ का उल्लेख 164 के बयान में नहीं है। तो जब 164 समझाइए, 161, 164 161 ये होता है कि प्रथम दृष्टया जब आप एफआईआर कराते हैं तो पीड़िता का बयान, पीड़ित पक्ष का या वादी का बयान जब पुलिस रिकॉर्ड दर्ज करती है उसके आधार पे अगर कार्यवाही को आगे प्रचलित करती है। फिर अगर गंभीर मामले जैसे रेप की बात करिए, पॉक्सो की बात करिए, इस तरह के मामलों में 164 मजिस्ट्रेट के सामने बयान होते हैं। अगर महिला है तो महिला मजिस्ट्रेट होगी और अगर पुरुष है तो पुरुष मजिस्ट्रेट होगा। पुरुष है तो मतलब किसी के भी सामने हो सकता है, क्योंकि आजकल पॉक्सो जैसे मामलों में ये होता है कि बंद कमरे में बयान दर्ज किए जाते हैं। तो जब महिला मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज कराया गया तो 161 के और 164 के बयान में विभिन्नता पाई गई। इससे यह साबित होता है कि पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो हो सकता है कि बयान दबाव में लिया गया हो या अपने अनुसार कार्रवाई को बनाने के लिए लिया गया हो। और 164 में जो बयान दिया उस बयान में और पुलिस को दिए बयान में जब अंतर कोर्ट ने पकड़ा, तब इस स्थिति से यह स्पष्ट हो गया कि ये एफआईआर फैब्रिकेटेड है और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है और मनोज यादव जी की
मान मर्दन करने के लिए, सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से ये किसी षड्यंत्र की तरफ पूर्व नियोजित रूप से प्रारूप तय करके इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि जानबूझकर ये मतलब इस पुराने मामले को 20 साल पुराने मामले को उठाया गया ताकि ऐसे जो पीडीए को लेकर दलित और आपका जो पीडीए चल रहा तो दलित और बैकवर्ड के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए इस तरह के भी नहीं, राजनीतिक देखिए, आरोप इस मामले के माध्यम से एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास था। एक तो मनोज यादव जी लगातार प्रखर मुखर होकर के सरकार से जो सवाल पूछ रहे थे, उससे सरकार के लोग प्रवक्ता असहज हो रहे थे, और उस असहजता का प्रमाण है कि इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, दलित के माध्यम से एफआईआर कराने का उद्देश्य ये था कि दलितों को एक संदेश देना कि अरे, समाजवादी पार्टी में तो इस तरह के लोग हैं जो दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसमें तो वो भाई ये 20 साल पुराना मामला है। इस पुराने मामले में जो 20 साल पहले जो मुकदमा हुआ था उस पीड़ित था कि वो माँ आके बोली कि भाई, तो ये तो आप ये नहीं कर सकती। ये तो, और उस वक्त जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो आपकी सरकार थी। देखिए, 2004 वास्तविकता ये है कि 20 साल पहले जब मुकदमा दर्ज हुआ तो भी हमारी सरकार थी। अगर हमें अन्याय करना होता तो वो मुकदमा ही क्यों दर्ज होता, पहली बात। हमने हमेशा निष्पक्षता से पिछड़े समाज की आवाज को उठाने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। और आज वर्तमान में अगर वो मुकदमा इतना सजीव है, जिस आरोप की बात आज की जा रही है, ये मामला 20 साल पुराना है, वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि घटना 4 महीने पीछे की दिखाई गई है। वर्तमान एफआईआर में जो घटना दिखाई गई 4 महीने या 3 या 4 महीने, 3 या 4 महीने, ये शब्द ये है, 3 या 4 महीने। उनको ये भी नहीं याद है 3 महीने पहले घटना घटित हुई कि 4 महीने पहले घटना घटित हुई, दिन में हुई कि दोपहर को हुई कि रात को हुई, चौराहे पे हुई, चौराहे के दक्षिण कोने पे हुई, पश्चिम कोने में, उनको कुछ नहीं याद है। उनका बस ये था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, इन्होंने मेरे धमकी दिया, मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, और हम डर गए, और 4 महीने बाद मैं आई हूं एफआईआर कराने, जहां की 2 किलोमीटर पे थाना था। अब सबसे बड़ी बात, चौराहे पे पुलिस भी नहीं थी। अब ये तो बाराबंकी पुलिस की एक दुर्व्यवस्था भी सामने आ गई कि चलिए चौराहे पे दिन दहाड़े छेड़छाड़ हो रही है और वहां पुलिस भी नहीं थी। तो ये भी मान लेते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर हर तरह की जो पुलिसिंग के दावे किए जाते हैं वो ध्वस्त है। वहां पुलिस नहीं थी चौराहे पे, चौराहे की घटना बताई जा रही है। आज लखनऊ से लेकर के बाराबंकी से लेकर के उत्तर प्रदेश का कौन सा चौराहा ऐसा है जो दिन में या शाम को व्यस्त नहीं रहता है सर? देखिए, घटना का आशय और घटना के लेखनी से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो बयान उसने दिया और बयान वर्सेस जो उसका प्रार्थना पत्र है उसमें विभेद है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरी घटना को केवल और केवल समाजवादी पार्टी को टारगेट करने, मनोज यादव जी की छवि को धूमिल करने, उनकी सवालों को दबाने का और उनसे असहजता की स्थिति से प्रवक्ताओं ने बचने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। क्योंकि मनोज यादव जी कुछ सवाल ऐसे उठा रहे थे जिससे सीधे मुख्यमंत्री जी असहज हो रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। पूर्व में उन्होंने कुछ सवाल मठ पे उठाए, मठ की संपत्ति को लेकर उठाए और उसकी जानकारी साझा करने की बात करी उन्होंने। फिर उन्होंने जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने कुछ बहुत ही उत्तेजना में बयानबाजी की। तो मुझे लगता है इन सारी बातों को लेकर के सरकार में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, सरकार के लोगों में नाराजगी थी। और इसका पूरा देखिए, अखिलेश जी ने कल एक वक्तव्य दिया है। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि यादव से यादव पे एफआईआर, मुस्लिम से मुस्लिम पे एफआईआर, ताकि कोई सरकार को ना घसीट सके इसमें। लेकिन बात यह है कि जब प्रशासनिक अमला सरकार के अधीन है, गृह विभाग योगी जी के अधीन है, तो अगर गृह विभाग के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा या कर्मचारी द्वारा कोई कृत्य इस तरह का किया जाएगा जो कि फर्जी साबित होगा या जिसमें सरकार पूरी तरह से सत्य को सामने नहीं ला पाएगी सबूतों के अभाव में, तो यकीनन ये आरोप सीधे सीधे उसी पे लगेंगे जैसे पूर्ववर्ती में किसी भी घटना के लिए अखिलेश जी को जिम्मेदार बता दिया जाता था। तो आज भी तो वही स्थिति है। अगर हमारी सरकार में हर घटना के लिए अखिलेश जी जिम्मेदार थे, तो वर्तमान सरकार में योगी जी जिम्मेदार क्यों नहीं? ये परिपाटी भी तो भाजपा ने शुरू की थी। तो अपनी शुरू की हुई परंपरा को भाजपा को देखना होगा और निभाना भी पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में होने वाली हर घटना के लिए डेफिनेटली अगर पूर्व में अखिलेश जी जिम्मेदार थे तो आज योगी जी जिम्मेदार है। अच्छा, एक खबर मतलब ये तो आप चूंकि आप लोग प्रवक्ता हैं तो आप लोग कहते हैं कि जब आप लोग योगी जी पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि कुछ आज शंकराचार्य का भी मामला आया था, शंकराचार्य जी के ऊपर भी कोर्ट ने आदेश दिया। देखिए, ध्यान दीजिए, शंकराचार्य के मामले में कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि उन्होंने योगी जी से योगी जी पे सवाल खड़ा किया तो मुसीबत में पड़ गए। तो मतलब क्या माना जाए? आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मनोज यादव मुख्यमंत्री पर सीधे सवाल कर रहे थे, मठ पर सवाल कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर
देखिए, अब वर्तमान में जो बात ये है सरकार कि है, भाई हमने खुद तो एफआईआर की नहीं, पीड़ित आके बोला है। अगर पीड़ित की बात नहीं सुनेगी तो लोग कहेंगे देखो महिलाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। पीड़ित ने कहा है, पीड़ित ने अगर बयान दिए हैं तो पीड़ित के बयान एक होने चाहिए थे। उसकी शिकायती प्रार्थना पत्र में और बयान में विभेद क्यों? अब एक घटना अगर मेरे साथ घटी है तो मेरे मेरे लेखनी में और मेरी कथनी में अंतर तो हो नहीं हो सकता ना। अगर मुझे कहीं चोट लगी है तो उसका दर्द मुझे उतना ही होगा जितना चोट लगते समय हुआ था। हाँ, ये हो सकता है कि दर्द पुराना हो तो दर्द बढ़ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दर्द चोट कैसे लगी ये तो मुझे पता होगा ना सर। चोट कैसे लगी, किस समय लगी, किन परिस्थितियों में लगी, ये तो मुझे पता होगा। चलिए मुझे दिन नहीं याद हो सकता, लेकिन मुझे ये तो पता होगा कि घटना कब की है। लेकिन जब आपके हर वक्तव्य में विभेद है और कोर्ट के सामने आप बता रहे हैं इतने गंभीर प्रकरण में कि साक्ष्य संकलन बाकी है, कोर्ट ने आपको 3 दिन का समय दिया था और उसमें आप प्रगति रिपोर्ट अगर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? प्रावधान है कि 30 दिन, प्रावधान है कि 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट आनी चाहिए थी। सीआरपीसी में, बीएनएस में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे मामले हैं सालों साल एफआईआर चार्जशीट नहीं आ रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई फर्जी एफआईआर उसमें सालों साल चार्जशीट नहीं आ रही है, तो जिसको आपने आरोपी बनाया है क्या वो कानूनी प्रक्रिया के बंधन में बंद करके सामाजिक मान मर्दन झेलता रहे? केवल इस बात को कौन तय करेगा? न्यायपालिका इस बात को क्यों नहीं तय करती कि जो बीएनएस के प्रावधान है, जो आईपीसी सीआरपीसी के प्रावधान है, उन प्रावधानों के उल्लंघन पे उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है? जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो जांच करता है, जो विवेचक करता है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है? सालों साल तक लंबित प्रक्रिया के कारण न्यायालय पे बोझ पड़ता है, न्यायपालिका पे बोझ पड़ रहा है, न्यायिक प्रक्रिया में डिले हो रही है, लोगों को सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन बातों को कौन तय करेगा सर? अच्छा सर, एक आज शाम से एक वीडियो वायरल था। रायबरेली की एक छात्रा है, कुछ मिश्रा है कोई बिटिया, जी जी वो 11th क्लास की स्टूडेंट थी है। उसके फादर की जुलाई में डेथ हो गई थी। जी जी वो फीस नहीं जमा कर पा रही थी, तो 6 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही थी। उसके फादर अकेलौते अर्निंग मेंबर थे और अभी वो गई थी 20 तारीख को एग्जाम था, तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। उसके बाद वो थाने गई, उसका फिर वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा के नेता विधायक सोलोमन त्रिपाठी ने ये दावा किया देखिए, जी कि जी हमने बात कर ली उस बिटिया का कि पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार में सैकड़ों करोड़ खर्चे होते हैं, हर चौराहे पे मुख्य योगी आदित्यनाथ की आपकी बड़ी सी होर्डिंग दिख जाएगी आपको। 580 करोड़ का बजट है सर। 580 करोड़ है, कितना करोड़ मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं बता रहा हूँ सर, बजट है 580 करोड़ का, सूचना विभाग का, यूपी का। सिर्फ सूचना का, तमाम विभागों के बजट अलग होते हैं। जी जी, सूचना का 580 करोड़ है सर। हाँ, तो टूरिज्म का अलग बजट होता है, जी टूरिज्म वाला विभाग अलग होता है, पुलिस विभाग का बजट अलग होता है, स्वास्थ्य विभाग के अपने बजट अलग होते हैं, पीडब्ल्यूडी का बजट अलग होता है। खैर छोड़िए। और वो बच्ची पढ़ने नहीं जा पा रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाने की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये बड़ा मतलब बिटिया का वीडियो वायरल हुआ, उसने रोते हुए अपनी व्यथा को कहा, 6 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है, पिता की देखिए मौत हो गई है। जी जी जी, इस ये विषय पे कौन सा देखिए विकास हो रहा है इस प्रदेश में? नहीं और देखिए ये इस घटना को स्पष्ट किसी उस लड़की ने हिम्मत करके किसी सोशल मीडिया के किसी पत्रकार से बात की, उसने वीडियो डाल दिया। उसके वीडियो को कुछ सोशल मीडिया पे एक हिंदी पत्रकार हैं उन्होंने शेयर किया, पीयूष राय एक पत्रकार उन्होंने शेयर किया, तब जाके ये सलम मनी जी का बयान आ गया। नहीं देखिए लेकिन मैं सवाल ये उठता है जी जी कि इस प्रदेश में किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा है, पैसे की वजह से किसी को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और कोई पढ़ नहीं पा रहा पैसे की वजह से। ये कौन सा विकास है उत्तर प्रदेश में?
और बहुत दूर की घटना नहीं है। बांदा, हमीरपुर, झांसी घटना नहीं है, लखनऊ के बगल के जिले रायबरेली की घटना है। और सवाल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से भी है। भाई आप मैं वहां के जब सांसद, आपको पता ही नहीं है कि आपके संसदीय क्षेत्र में लोगों को क्या क्या पीड़ाएं हैं। देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से पहले तो आपके मन से मैं रखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि वो बिटिया जो है किस क्लास में पढ़ती है 11th और में 11th में। तो अगर आदरणीय शलभ मणि जी के माध्यम से कोई सहायता अगर हो गई है तब तो ठीक उनका है, कहना, अन्यथा मैं, उन्होंने माध्यम में दावा किया है कि मुख्यमंत्री जी से हाँ, मैं बात उसी हुई पे है। आ रहा हूँ। अच्छा, ये होता अन्यथा है मैं आपसे कनाडा का निवेदन, स्टेटमेंट होता है कि बिल्कुल हर बिल्कुल, चीज अन्यथा, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के, मुख्यमंत्री जी अभी जापान जा रहे हैं और उन्होंने संज्ञान ले जी, लिया। खैर, हाँ, चूंकि कुछ दिन पहले भी एक ऐसा दृश्य आया था जिसमें कि एक जनता दरबार मुख्यमंत्री जी का था, और मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं करेक्ट करिए, गोरखपुर का परिवार था शायद, बिटिया आई थी, हाँ, उसका एडमिशन गोरखपुर। नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब समाजवादी पार्टी ने सहायता करने की बात की तो परिवार ने बयान पलट दिए थे। आपको याद होगी वो घटना भी। मैं पूछी तो जी जी जी। तो वर्तमान घटना को लेकर के, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, चूंकि वो वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन अगर उस बिटिया की कोई जानकारी उपलब्ध हो सके तो आप करवाइए। हम लोग अपने प्रयास के माध्यम से उस बिटिया की फीस भी भरेंगे, आगे की उसकी पढ़ाई ना रुके इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। और एक बात है कि मुझे लगता है कि जो एक योजना विद्याधन वाली चलती है 12वीं पास बच्चियों के लिए, इस योजना को 8वीं के स्तर पे लाने की आवश्यकता है, कि 8वीं क्लास से जो भी बच्चे मेधावी रूप से पास हो रहे हैं या आर्थिक स्थिति के जो संकट से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए एक योजना लाने की आवश्यकता है, जिसको कि नहीं नहीं हम भाई, अपने, सवाल ये उठता है कि कई राज्यों में इंटर तक के बच्चों की पढ़ाई फ्री फीस होती है। माफ है। हाँ, फीस माफ है। तो आप प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर सरकारी स्कूल, देखिए हर जगह सरकारी स्कूल भी नहीं है। समस्या तो ये है, सरकार नए स्कूल खोल नहीं रही है, तो जो आसपास स्कूल होगा वहीं ना बच्चा जाएगा। इसमें दो तो बातें या आनी तो स्पष्ट है प्राइवेट सर। स्कूल में देखिए, बच्चा अगर बड़े पढ़ रहा जितने है भी, तो उसकी फीस सरकार पे करे। इसमें दो बातें आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े स्कूलों के लिए एक नियम बनाया गया है कि गरीब तबके के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े बच्चों को 50 या 60 की संख्या में एक कोई नियम है, जिसमें कि बड़े स्कूलों को 25% अनिवार्यता है, आपको, 25% हाँ, छात्रों को फ्री। अनिवार्यता है कि उनको एडमिशन देना है, लेकिन इसकी कभी समीक्षा नहीं होती। इसकी लेकिन कभी ये तो समीक्षा नहीं मामला होती, पहली दूसरा बात। है ना। इसकी स्थिति अच्छी थी, इसके पिताजी की कैंसर से डेथ हो गई बच्ची की, ठीक। इकलौते कमाने वाले हैं। सवाल ये है कि ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा विकास कितना खोखला है। सोचिए, नहीं, विकास जुलाई विकास की वो तो बच्ची, प्रतिशोध में व्यस्त है सर, विकास तो प्रतिशोध में व्यस्त है। कहाँ आप विकास की बात कर रहे हैं? विकास तो प्रतिशोध में व्यस्त है। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के पूरे अमले को देखिए तो पूरा अमला जुमला साबित हो रहा है। कैसे साबित हो रहा है उसको स्पष्ट कर दूं पहले। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आज तक कौन हिंदू है, किसको हिंदू मानते हैं, ये स्पष्ट ना कर पाए। वास्तविकता देखिए तो मनोज यादव जी कौन थे? मनोज यादव जी को क्या आप हिंदू नहीं मानते? बड़े स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं। आदरणीय शंकराचार्य भगवान कौन है जिनके ऊपर फर्जी एफआईआर करने की संस्तुति की जा रही है? प्रयास तो हो ही गया, प्रयास सार्थक रूप से कुछ परिणाम भी मिल गया, लेकिन जब काल नेमियों की, मैं बता रहा हूं कि काल नेमियों के कृत्य उजागर होंगे तो ये सवाल तो उठेगा ना कि किसको हिंदू मानते हैं। शंकराचार्य भगवान हिंदू नहीं है। अब वो अरे बच्चे, भाई, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये आज लखनऊ में एक और दृश्य मिला। जी, कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, वहां नारे लग रहे थे, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। अब आप वहीं आ गए जहां पे मैं अपनी बातों को कंक्लूड करने जा रहा था। वास्तविकता यह है कि दिल्ली बैठ करके उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना चाह रही है। ये नियंत्रण की लड़ाई चल रही है दोनों खेमों में। और लखनऊ बैठ करके कुछ लोग मुख्यमंत्री जी की ताजपोशी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी ये जापान की जो यात्रा है, इससे स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी। जापान की यात्रा से काफी स्थिति स्पष्ट होने वाली है। चूंकि आप यात्रा तो करने जा रहे हैं, लेकिन आप किन मॉडल को, क्या मॉडल लेके जा रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या सब्जेक्ट है, वो अभी तक कहीं पे भी सूचना के द्वारा नहीं बताया गया है कि कितने उद्योगों को लाने का प्रयास करने जा रहे हैं। कागजों पे तो उद्योग आ चुके होंगे, कागजों पे प्रारूप भी तय होगा, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। चूंकि जापान से हम क्योंटो बुलेट हमने ट्रेन भी देखा लाए था थे। कि प्रधानमंत्री जी क्योटो गए थे तो बनारस को क्योटो बना रहे थे। हाँ, बन और तो क्या क्योटो, देखिए पौराणिक स्थल टूट रहे हैं। 9 साल से लखनऊ में डबल इंजन की सरकार है। यही यही दिन सवाल तो रात को शंकराचार्य जी ने पूछा था। यही सवाल तो शंकराचार्य भगवान पूछ रहे थे कि जो आप बनारस का मॉडल बदल रहे हैं, भाई बनारस की अपनी एक संरचना है। कहते हैं कि काशी जो है शिव के त्रिशूल पे टिकी है, उसकी एक अपनी संरचना है।
उस नैसर्गिक व्यवस्था को बदल करके जो आप आधुनिक व्यवस्था में मॉल और ये जो हाईटेक कल्चर वहां पे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, घाटों पे आप होटल खुलवा रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था आ रही है इससे काशी की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता जो नष्ट की जा रही है, पौराणिक सुंदरता जो नष्ट की जा रही है, इससे क्या भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे? भाई ये तो पुराणों का विषय हो जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इसी तरह के मॉडल को अब क्या योगी जी लाने जा रहे हैं गोरखपुर के लिए? तो ये तो सवाल उठेगा ना कि अब योगी जी कौन सा नया मॉडल प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि अब मोदी जी की तो एक असहज स्थिति है इस समय। वो कोई घोषणा करते हैं लेकिन उस घोषणा से पहले उस घोषणा से संबंधित प्रारूप को यूएस का प्रेसिडेंट उजागर कर देता है। यूएस के प्रेसिडेंट बताते हैं कि मैं इंडिया के पॉलिटिकल इनका करियर खत्म नहीं करना चाहता भारत के प्रधानमंत्री का। तो मुझे तो ये समझना है सबसे पहले कि भारत को नियंत्रित कौन कर रहा है या उत्तर प्रदेश को कौन नियंत्रित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कार्यप्रणाली देखी जा रही है, जोड़ने वाला, देखिए राजनीति में सबसे ज्यादा सफल वो होता है जिसको जोड़ना आता है लोगों को, जो अपने विरोधियों को भी अपनी कार्यप्रणाली से इस तरीके से हतोत्साहित कर दे कि उसकी प्रशंसा करना विरोधियों के लिए एक समस्या बन जाए, मजबूरी बन जाए। लेकिन यहाँ तो प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। यहाँ तो आप सवाल पूछेंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। भाई सवाल क्यों ना पूछे? क्या विपक्ष में रह के आपने सवाल ना पूछे? क्या विपक्ष में जब आप थे आप सवाल नहीं पूछते थे? क्या आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर सवाल नहीं उठाते थे ये लोग? समाजवादी पार्टी को आज भी आलोचित नहीं करते ये लोग। लेकिन इनसे सवाल ना पूछिए, क्योंकि इनके सवालों में असहजता अधिक है, हमारे सवालों में असहजता इनके लिए अधिक है। और इनके पास उसका प्रत्युत्तर इसलिए नहीं होता है क्योंकि पूरी सरकार की राजनीति धर्म की धुरी पे टिकी हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू मुसलमान की जो धुरी है, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की जो बात आती है, अब देखिए फिर से आ गए। अमित शाह जी ने बयान दे दिया कि असम में घुसपैठियों को भगाएंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया एक भी चिन्हित नहीं कर पाए, दिल्ली में चिन्हित न कर पाए, बिहार में चिन्हित न कर पाए, हरियाणा में चिन्हित न कर पाए, महाराष्ट्र में चिन्हित न कर पाए। अब असम को टारगेट किया इन्होंने। असम में घुसपैठिया, मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन असम में ये घुसपैठिया चिन्हित करेंगे। तो देखिए ये पूरी सरकार जो है, जिन वादों को करके ये सरकार आई थी, विवेक उन जी, वादों को कभी पूरा नहीं करती, उन वादों पे काम नहीं करती है। इनका मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, 15 लाख लाने की बात थी, काला धन लाने की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, गांव को गोद लेने की बात थी। किसी एक मुद्दे पे अगर इस सरकार ने अपने कहे हुए, वादा किए हुए मुद्दों पे काम किया हो तो आप किसी एक क्षेत्र का कार्य स्पष्ट कर दीजिए। आप तो मीडिया में हैं। लेकिन इन्होंने केवल वो जुमला परोसा भावनात्मक रूप से, जिसने देश की जनता को भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। देश की जनता को लगा हाँ बस यही तो विकास है। आसाम और की बात आप कर रहे हैं। आसाम में तो 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, 10 साल से भाजपा शासन में है और केंद्र में 10 साल से भाजपा है। तो लेकिन घुसपैठिए अमित 10 शाह साल स्वीकार में कर रहे हैं ना कि वहां भागा घुसपैठिए हैं। कितने दिन लगे? लेकिन अमित शाह 10 साल स्वीकार भी के तो कर रहे हैं लिए। कि वहां घुसपैठिए हैं। अच्छा, ये अनुष्का जी का बैंक डिटेल आ गया है जी जी। और ये राज कपूर जी ये ट्वीट लगा दीजिएगा। ये रायबरेली की निमिषा कॉन्वेंट स्कूल में 11वीं की छात्रा अनुष्का को एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, तो उसका डिटेल दिया है हिंदी पत्रकार ने। अनुष्का अकाउंट मैंने भेज दिया आपको विवेक जी, आप भी देखिएगा जी जी जी। कि जी इसको क्या मदद की जा सकती है। जी। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि इंटर तक की शिक्षा सरकार को सबको मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल जायज बात है, सहमत है हम। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।